हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गुरुकुल आईएएस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद वेडनेसडे को एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला को सदन का अध्यक्ष चुन लिया गया है। वो अब 18वें लोकसभा के स्पीकर बन गए। ये पोस्ट उन्होंने दूसरी बार होल्ड की है। इससे पहले वो 17 लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। सदन के अध्यक्ष के रूप में उनके चुनाव के बाद पीएम मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई एनडीए और विपक्षी नेताओं ने ओम बिरला को बधाई दी। आपको बता दें कि स्पीकर की पोस्ट बहुत पावरफुल होती है, इसलिए प्रेसिडेंट्स ऑर्डर में वो 6 नंबर पे आता है। एक बार लिस्ट बता देता हूँ ब्रीफ में। आइए ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट की लिस्ट भी देख लेते हैं। जैसे सबसे ऊपर आता है प्रेसिडेंट, इसमें जो कि हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। उसके बाद है वाइस प्रेसिडेंट, जो कि हैं जगदीप धनखड़। फिर आता है प्राइम मिनिस्टर 3rd नंबर पे, जो कि है नरेंद्र मोदी जी। फिर गवर्नर्स, जो भी अलग अलग स्टेट्स के होंगे। 5th नंबर पे आता है फॉर्मर प्रेसिडेंट्स। तो आप देख सकते हो कि प्रेसिडेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है कि बाद में भी उनको प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर के जस्ट नीचे रखा जाता है। यहाँ तक कि जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है करंटली, वो भी उनके नीचे आता है। दो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई नहीं। 6th नंबर पे आते हैं चीफ जस्टिस, जो कि चंद्रचूड़ जी हैं। फिर 6th पे ही आता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो आप देख सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट पोस्ट है कि ये आपको 6 नंबर पे रखा गया है। उसके बाद है आपके कैबिनेट मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे कि अजीत डोभाल जी हो गए। उसके बाद आप देख सकते हो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा। अभी कौन है इस वक्त? राहुल गांधी जी हैं। ठीक है। और उसके बाद के 7th ए पे आप देख सकते हो भारत रत्न आता है। तो आप समझ सकते हो कि भारत रत्न की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि उसको इतने ऊपर रखा गया। यहाँ की एम्बेसडर्स वगैरह भी नीचे हैं, गवर्नर्स वगैरह जो हैं आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स वो भी नीचे हैं, चीफ मिनिस्टर व्हेन आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स वो भी नीचे हैं। तो आप समझ सकते हो ना, भारत रत्न एक छोटी चीज नहीं है, तो बहुत ही बड़ी चीज है। फिर आपके जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गए, या यूपीएससी के मेंबर्स हो गए, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, नीति आयोग के मेंबर्स हो गए, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा 10वें नंबर पे आता है। तो ये चीज चाहती है अपोजिशन की उन्हें ये पोस्ट होल्ड करने को दी जाए, जो कि अभी क्या है, वेकेंट है। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे वेकेंट है। उसके बाद देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है, ये सब नीचे आता है, 12th नंबर पे आता है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फिर कहाँ आते हैं? ये और भी नीचे है, 21 नंबर पर है ये कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ ये राज्यसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा। फिर उसके बाद स्टेट डेप्यूटी मिनिस्टर्स और ये सब हो गया। तो ये है लिस्ट, इसे आप अच्छे से देख लेना पॉज करके। आगे आपको बता दें कि विपक्ष के नेता के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुनने का प्रस्ताव भी पेश किया गया। हालांकि सदन द्वारा पीएम मोदी के प्रस्ताव को वॉइस वोट से स्वीकार करने के बाद इसे खारिज कर दिया। के सुरेश फ्रॉम द इंडिया ब्लॉक इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग लोकसभा एमपी विद 29 ईयर्स ऑफ सर्विस। उन्होंने 2024 में मवेलिकारा केरल से अपना 8वां लोकसभा चुनाव जीता। इससे पहले उन्होंने 4 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व भी किया था। Apart from his parliamentary roles, K. Suresh hold important positions in the Kerala Pradesh Congress Committee, where he serves as the working president. वहीं 17वीं लोकसभा के दौरान चीफ विप ऑफ द कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी भी रहे हैं वो। कुछ सवाल हैं लोकसभा स्पीकर को लेकर। But before we begin, please subscribe to our channel गुरुकुल IAS। इससे आपका कुछ नहीं जाता, बट हमें काफी मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसे ही एनरिचिंग कंटेंट लाते रहें। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्या ये पहली बार इलेक्शन हुआ है लोकसभा स्पीकर का? दशकों में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव वेडनेसडे को हुआ, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और कांग्रेस के नेतृत्व वाली विपक्षी किसी उम्मीदवार पर सहमत नहीं हो सके। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव केवल 3 बार हुआ है, 1952, 1967 और 1976 में। परंपरागत रूप से लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव रूलिंग पार्टी और ओपोजिशन के बीच आम सहमति से होता था। इस मुकाबले में राजस्थान के कोटा से 3 बार सांसद रह चुके भाजपा के ओम बिरला और केरल के मवेलिकारा से 8 बार सांसद रह चुके कांग्रेस के सुरेश के बीच था, जिसमें एंड में ओम बिरला जीत जाते हैं। दूसरा सवाल, ये इलेक्शन ही क्यों हुआ आखिर? जैसे कि ऊपर भी बताया कि रूलिंग एंड अपोजिशन स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर की पोस्ट ले लेते हैं आपस में, तो इस बार भी यही होना चाहिए था। इंडिया ब्लॉक ने डिप्टी स्पीकर की पोस्ट मांगी रूलिंग गवर्नमेंट से
और बोला कि हम लोग ओम बिरला के कैंडिडेचर को सपोर्ट करेंगे। सिंस एनडीए की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आई, इस कारण इंडिया ब्लॉक ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। हालांकि नंबर्स एनडीए के फेवर में थे तो जीतना अपोजिशन का मुश्किल ही था। तीसरा सवाल, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन को लेकर? आर्टिकल 93 के अकॉर्डिंग लोकसभा जैसे ही मिलती है आफ्टर न्यू लोकसभा इलेक्शन, तो जो वेकेंट पोस्ट है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, इन्हें तुरंत ही फिल कर लेना चाहिए। बट फिर कोई टाइम फ्रेम ही नहीं दिया है इसको फिल करने के लिए। आपको बता दें कि डिप्टी स्पीकर भी 5 साल के लिए ही इलेक्ट होता है जैसे स्पीकर होता है, और दोनों का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता। इलेक्शन जीतने के लिए इफेक्टिव 50% की मेजॉरिटी चाहिए होती है। मतलब अगर कोई लोग प्रेजेंट नहीं है तो वो भी हम इसको क्या है काउंट नहीं करेंगे। लेट्स से अगर 540 सीट्स हैं तो और प्रेजेंट लोग कितने हैं, सिर्फ 500 है, तो जो इफेक्टिव मेजॉरिटी होगी इस केस में वो हो जाएगी 250 प्लस, दैट इज 251। चौथा सवाल, क्या डिप्टी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट रही है पास्ट में भी? आपको बता दें कि केवल 17 लोकसभा ही था जहां पर कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था। इसको लेकर कुछ पीआईएल भी फाइल हुई थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आइए एक बार लिस्ट भी देख लेते हैं जो ये लिस्ट है डिप्टी स्पीकर की। तो सबसे पहले कौन थे? अयंगर जी। ये कब इन्होंने ऑफिस होल्ड किया था? 30 मई 1952। ठीक है, उस वक्त स्पीकर हमारे थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, उसके बाद अलग अलग आते रहे, हुकुम सिंह हो गए, जैसे राव साहब हो गए। तो ये लिस्ट लंबी है, आप देख सकते हो। बट ये चीज़ आप गौर करने वाली बात ये है कि कभी भी पोस्ट वेकेंट नहीं रही। ठीक है, शिवराज भी पाटिल रहे, उसके बाद आप देख सकते हो सूरज भान भी थे, एंड ये देखो 7 जो मुझे दिखाना था ना 17 लोकसभा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेकेंट है। ये इससे पहले कभी भी वेकेंट नहीं रही। तो ये चीज़ है इशू की, क्योंकि रूलिंग पार्टी वो हमेशा ही स्पीकर वहाँ से आएगा। ठीक है, उनको अपने पॉलिसीज लानी होंगी, बिल्स लाने होंगे। बट अपोजिशन पार्टी यही कह रही थी कि हमें भी अपना कैंडिडेट एज अ डिप्टी स्पीकर खड़े करने का मौका दिया। पांचवा सवाल, क्या पावर्स होती हैं स्पीकर की जो इंडिया ब्लॉक एंड एनडीए दोनों ही चाहते हैं इस पोस्ट को? स्पीकर लोकसभा का हाउस से रिलेटेड जो भी बिजनेस होता है वो कंडक्ट करता है। देन सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीकर डिसाइड करता है कि मनी बिल है या नहीं। फिर हाउस का डिसिप्लिन एंड डेकोरम को मेंटेन करना भी स्पीकर के अंडर आता है। किसी भी बिल में अगर डेडलॉक हुआ है तो जॉइंट सिटिंग को बुलाता जरूर प्रेसिडेंट है, बट इसे हेड करता है लोकसभा का स्पीकर। स्पीकर ही डिसाइड करता है कि कौन कब बोलेगा लोकसभा में और उसे कितने देर बोलने का टाइम दिया जाएगा। दिन का एजेंडा भी स्पीकर ही डिसाइड करता है। स्पीकर के पास एक कास्टिंग वोट की पावर भी होती है। ये वो पावर वो तब यूज करता है जब दो साइड्स के इक्वल वोट्स हों और डेडलॉक हो। हाउस के कोई भी रूल्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन स्पीकर ही करता है। स्पीकर के पास मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने की भी पावर होती है एज पर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो डिफेक्शन वाली पावर होती है। पार्लियामेंट्री कमेटीज जो होती हैं उनके चेयरमैन भी स्पीकर ही नॉमिनेट करता है। यहाँ तक कि सीक्रेट सिटिंग अगर लीडर ऑफ द हाउस रिक्वेस्ट करता है तो उसके लिए भी स्पीकर ही अलाउ करता है। छठा सवाल, स्पीकर को रिमूव कैसे किया जा सकता है? स्पीकर 3 तरीके से अपना ऑफिस छोड़ सकता है। पहला ये है कि लोकसभा का मेंबर ही ना रहे वो। दूसरा ये अगर वो खुद रेजिग्नेशन दे दे डिप्टी स्पीकर को। तीसरा अगर रेजोल्यूशन पास हुआ है लोअर हाउस। अब बात करते हैं इसके रिमूवल की। पहला, अगर रेजोल्यूशन पास हुआ है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 94 एंड 95 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, ये ध्यान रखना कि जब वोटिंग होगी रिमूवल की तो इस बार कास्टिंग वोट नहीं होगा स्पीकर के पास, बल्कि स्पीकर को पहले ही वोट करना होगा। कहने का मतलब है कि स्पीकर अब डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहेगा। तीसरा, यदि उसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट ऑफ 1951 के सेक्शन 7 और 8 के तहत पद से वंचित कर दिया जाता है। ये तब होगा जब स्पीकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें करेगा या मनी बिल को ना होते हुए भी मनी बिल घोषित कर देगा। ये डिसरिस्पेक्ट होगी कॉन्स्टिट्यूशन की अंडर प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 और स्पीकर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 8K ऑफ आरपीए 1951। यहाँ पे आर्टिकल 122 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखना होगा जो कहता है कि अगर रिमूवल होगा ऊपर वाले केस में तो किसी भी कोर्ट में आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते।
कहने का मतलब है अब ये फाइनल हो गया। 7वां सवाल, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है अगर किसी को स्पीकर बनना है लोकसभा में? इसमें 4 कंडीशंस फुलफिल करनी होगी आपको। पहला, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना होगा। दूसरा, आपकी एज 25 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा, आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट नहीं होल्ड करेंगे। चौथा है कि कोई क्रिमिनल ऑफेंडर नहीं होने चाहिए आप। तो ये थी स्पीकर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। उनके संबोधन के बाद दोनों सदन चर्चा करेंगे और मोशन ऑफ थैंक्स पास करेंगे। आपका क्या मानना है इस इलेक्शन को लेकर? क्या ट्रेडिशनली जो होता आया है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर को लेकर वो आगे भी बना रहना चाहिए? इसमें क्या प्रॉब्लम है और क्यों प्रॉब्लम? हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जहां अपोजिशन के पावर्स होने चाहिए, जिसे रूलिंग पार्टी हमेशा चेक में रहे और हेजेमोनिक टेंडेंसीज ना डेवलप करे। या आप मानते हैं कि सारी पावर रूलिंग पार्टी के पास ही होनी चाहिए तो फंक्शन स्मूथली करेगी वो? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर, क्योंकि आपकी राय मैटर करती है। Till then, stay tuned to your channel Gurukul IAS. Please like, share and subscribe. Thank you. Jai Hind. God bless and bless you.